हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी, इंडस्ट्री, बिजनेस की। इकोनॉमी, इंडस्ट्री, बिजनेस की। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कॉमर्शियल एड्रेस की। आपने लोकल एड्रेस सुना होगा, आपने ईमेल एड्रेस सुना होगा, अन्य प्रकार के एड्रेस के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कॉमर्शियल एड्रेस की। तो इकोनॉमी, बिजनेस, इंडस्ट्री और कॉमर्शियल एड्रेस, इन पॉइंटों को मिला करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमी किसी भी देश की एक इकोनॉमी होती है, ठीक है। हम इकोनॉमी शब्द एक अलग है और इकोनॉमी आगे चल करके कुछ भागों में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि इंटरनेशनल इकोनॉमी जो किसी भी देश की होती है। दूसरी चीज़ होती है कि नेशनल इकोनॉमी, जो नेशनल इकोनॉमी और स्टेट इकोनॉमी में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से इंटरनेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी, ये सब मिल करके किसी भी देश की इकोनॉमी बनती है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या होता है? इकोनॉमी में इंडस्ट्री होती है। इकोनॉमी में इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री का अर्थ उद्योग। बहुत सारे उद्योग होते हैं, बहुत सारे उद्योग होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियां होती हैं। इंडस्ट्रियां के अंडर में या इंडस्ट्रियों में बिजनेस होते हैं, यूनिट्स होती हैं, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस पार्ट ऑफ इंडस्ट्री है। बिजनेस पार्ट ऑफ इंडस्ट्री है, अर्थात यूनिट, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस, ये पार्ट ऑफ इंडस्ट्री है, ठीक। ये पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। अब जो इंडस्ट्री है ये कुछ भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, दूसरी कंप्लीट इंडस्ट्री, तीसरी पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्री या प्रोडक्ट पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्री, या फिर हेल्पिंग इंडस्ट्री, या फिर कंप्लीमेंट इंडस्ट्री। कंप्लीमेंट इंडस्ट्री कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो इकोनॉमी है, इसमें मेन इंडस्ट्री शामिल है, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री शामिल है, कंप्लीट इंडस्ट्री शामिल है, हेल्पिंग इंडस्ट्री शामिल है, कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक इंडस्ट्री शामिल है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री शामिल है, सर्विस इंडस्ट्री शामिल है, साथ ही साथ हेल्पिंग या पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्री शामिल है, प्रोडक्ट पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्री शामिल है। इस प्रकार से इस इकोनॉमी में, जिसको हम इंडियन इकोनॉमी कह सकते हैं, इसी प्रकार से किसी देश की इकोनॉमी होती, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे अमेरिकन इकोनॉमी हो, चाहे रशियन इकोनॉमी हो, चाहे चाइनीज इकोनॉमी हो, कोई भी इकोनॉमी हो, ये सब, इन सब तमाम प्रकार की इंडस्ट्री से मिल करके इकोनॉमी बनती है। साथ ही साथ कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि जहाँ पर इंडस्ट्री अर्थात उसको उद्योग के रूप में हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ये डिफाइंड नहीं कर पाते हैं, उसको हम बिजनेस के रूप में डिफाइंड कर लेते हैं, जिसको हम बिजनेस के रूप में भी डिफाइंड नहीं कर पाते हैं, उसको हम धंधा, कारोबार के रूप में भी कभी कभी डिफाइंड कर देते हैं। और जिसको हम कारोबार या धंधे के रूप में भी डिफाइंड नहीं कर पाते हैं, उसको हम सोर्स ऑफ इनकम के रूप में डिफाइन कर लेते हैं, उसको जॉब या नौकरी आदि के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से कहा यह जाए कि जो इकोनॉमी है ये तमाम प्रकार के आर्थिक व व्यावसायिक घटकों का एक सम्मिलित रूप है। इस प्रकार से इकोनॉमी तमाम प्रकार के आर्थिक व व्यावसायिक घटकों का एक सम्मिलित रूप है, ठीक। अब जैसा कि हमने बताया कि इकोनॉमी
रॉ मटेरियल इंडस्ट्री और कंप्लीट या मेन इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री इस बात को डिफाइन करती है कि जो मेन मटेरियल इंडस्ट्री है या मेन प्रोडक्ट इंडस्ट्री है या मेन इंडस्ट्री है, तो रॉ मटेरियल एक हेल्पिंग प्रोडक्ट है किसका, जो मेन इंडस्ट्री है। बिना रॉ मटेरियल के मेन इंडस्ट्री नहीं चल सकती है, मेन इंडस्ट्री नहीं खड़ी हो सकती है, मेन इंडस्ट्री का बिल्डअप नहीं हो सकता। इसलिए मेन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। और रॉ मटेरियल कभी तो स्वतंत्र रूप में डेवलप होता है, विकसित होता है, पैदा होता है, और कभी कभी इंडस्ट्री के रूप में, एक इंडस्ट्री के रूप में विकसित होता है। अर्थात एक इंडस्ट्री स्वयं रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट करती है, स्वयं रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करती है। अर्थात ऐसे तमाम प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होते हैं, अर्थात दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मान लिया, चाहे खनिज पदार्थों के संदर्भ में हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के संदर्भ में हो, चाहे अन्य तमाम सारे प्रोडक्ट हैं जो कि रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होते हैं दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में। इसलिए रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, दूसरी कंप्लीट इंडस्ट्री, साथ ही साथ जो कंप्लीट इंडस्ट्री जो होती है, जो किसी न किसी प्रोडक्ट को बना रही है, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वह प्रोडक्ट अपने आप में, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही पार्ट्स का इस्तेमाल होता है या एक ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिनमें बहुत सारे पार्टों का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे पदार्थों का इस्तेमाल होता है, तब जाकर के वो एक प्रोडक्ट बनता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट, ये सारे के सारे वो पार्ट्स वो मेन इंडस्ट्री स्वयं नहीं बनाती है, सारे के सारे पार्ट्स मेन इंडस्ट्री स्वयं नहीं बनाती है, सारे के सारे पदार्थों का निर्माण वो मेन इंडस्ट्री स्वयं नहीं करती है, वो उनको खरीदती है, परचेज करती हैं, दूसरों से बनवाती हैं। तो इस प्रकार से ये हेल्पिंग इंडस्ट्री पनपती है, या सब इंडस्ट्री पनपती है, या उप इंडस्ट्री पनपती है। मेन इंडस्ट्री, उसके बाद में उप इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री जो कि मेन इंडस्ट्री की हेल्प करती है, या मेन इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है उनको कंप्लीट करने में हेल्प करती है, या उनके पार्टों को बनाती है, साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ और बड़े पार्ट होते हैं, उनको ये जो सब इंडस्ट्री है जो ये पार्ट बनाती है, इस पार्ट को बनाने, ये जो पार्ट बनाती है, इन पार्टों को बनाने में भी अन्य पार्टों की आवश्यकता होती है, जो वो पार्ट सारे के सारे नहीं बनाती हैं। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि माइनर इंडस्ट्री। जो सब इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए दूसरी इंडस्ट्री से बनवाती है, इसे हम माइनर इंडस्ट्री कह सकते हैं। माइनर इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री, मेन इंडस्ट्री। इसी दौरान रॉ मटेरियल इंडस्ट्री भी पनपती है, इस प्रकार से यह एक इंडस्ट्री हुई। इसके अलावा दूसरी होती है कि कंप्लीमेंट इंडस्ट्री या पूरक इंडस्ट्री, जो बिजनेस को जनरेट करने में हेल्प करती है, जो न तो ये मेन प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करती है, ना यह सब इंडस्ट्री की हेल्प कर रही है, ना ये माइनर इंडस्ट्री की हेल्प कर रही है, बल्कि एक सबकी हेल्प करती है, जिसको हम पैकिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं, साथ ही साथ अन्य तमाम प्रकार की कभी कभी जरूरत पड़ने पर हेल्प करने की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, पैकिंग इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ये चीज़ साथ ही साथ एक होती है सर्विस इंडस्ट्री या वर्किंग इंडस्ट्री कह लीजिएगा। तो सर्विस इंडस्ट्री, चाहे वो माइनर इंडस्ट्री हो, चाहे वह सब इंडस्ट्री हो, चाहे वह मेन इंडस्ट्री हो, चाहे वह रॉ मटेरियल इंडस्ट्री हो, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री
मतलब जो ये आपकी हमने बताया ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, पैकिंग इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंडस्ट्री और मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ये 4 इंडस्ट्री ऐसी हैं। ये 4 इंडस्ट्री ऐसी हैं। एजुकेशनल में ट्रेनिंग इंडस्ट्री ये भी शामिल है। तो एजुकेशनल इंडस्ट्री, पैकिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्री हैं जो कि सारी की सारी इंडस्ट्री यहाँ तक कि इकोनॉमी के भी हेल्प करती हैं। हेल्प करती, प्रोडक्ट की हेल्प करती हैं, बिजनेस की हेल्प करती हैं, इंडस्ट्री की हेल्प करती हैं, उनके संचालन परिचालन में हेल्प करती हैं, साथ ही साथ मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्री एक इकोनॉमी में ये भी शामिल है। तो ये जो इंडस्ट्री हैं ये क्या है कि पूरक या सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री या कि हेल्पिंग इंडस्ट्री कह लीजिएगा। इनके बिना कोई भी इकोनॉमी कंप्लीट नहीं होती है या कोई भी इंडस्ट्री कंप्लीट नहीं होती है। अब इसके अगले चरण में ये तो इंडस्ट्री की बात हुई। अब इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री तमाम प्रकार की छोटी बड़ी यूनिट का समूह होती है। तमाम प्रकार की छोटी बड़ी यूनिट का समूह होती है। कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिएगा तो वह इंडस्ट्री छोटी बड़ी तमाम प्रकार की इकाइयों का समूह होते हैं। क्यों समूह होते हैं? इसलिए समूह होते हैं क्योंकि वह इंडस्ट्री जो सप्लाई कर रही है, स्वाभाविक बात है एक व्यक्ति या एक समूह संपूर्ण सप्लाई नहीं कर सकता है, संपूर्ण प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग, बहुत सारी फर्में, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी यूनिट्स मिल करके प्रोडक्शन करती हैं। जब समान प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जब कुछ इकाइयाँ करती हैं तो उन इकाइयों से मिल करके वह इंडस्ट्री तैयार होती है, वह उद्योग तैयार होता है। अब यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं, अब यहाँ पर जो ये यूनिट्स हैं, अर्थात इंडस्ट्री अपने आप में कुछ नहीं करती है, न ही समूहतः इकोनॉमी कुछ करती है, बल्कि ये जो यूनिट्स हैं ये अपना क्रय विक्रय, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ये सब करती हैं। कहने का अर्थ यह कि जो बिजनेस है, जो एक्टिव पक्ष है, वह तो ये जो यूनिट्स हैं, किसी भी इंडस्ट्री में पाई जाने वाली जो यूनिट्स हैं, जो इकाइयाँ हैं, छोटी बड़ी, किसी भी स्तर, किसी भी लेवल की, किसी भी प्रकार की आकार प्रकार में हो सकती हैं। इनका सबसे छोटा रूप व्यक्तिगत इकाई हो सकता है, फिर फर्म, दुकान, कंपनी इसके रूप में हो सकता है। तो ये सब चीज़ें एक बिजनेस को जनरेट करती हैं, अर्थात ये जो कार्य करती हैं, जो भी ये क्रियाकलाप करती हैं, लेन देन क्रय विक्रय, तो ये लेन देन क्रय विक्रय इनके द्वारा किए जाने वाले इस कार्य को हम यहाँ पर बिजनेस कहते हैं। अर्थात इनके द्वारा ये जो यूनिट्स हैं किसी भी इंडस्ट्री में, ये जो छोटी बड़ी विभिन्न प्रकार की जो यूनिट्स हैं जो प्रोडक्शन का कार्य करती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन का कार्य करती हैं, और प्रोडक्शन के द्वारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, इन सब चीज़ों का कार्य करते हैं। तो ये इन सब सारी क्रियाओं को हम बिजनेस के दायरे में रखते हैं, इन सब को हम इनका बिजनेस करते हैं। अर्थात ये है उस यूनिट का बिजनेस, और ये है उस यूनिट का बिजनेस जो छोटे से छोटे रूप में व्यक्ति का बिजनेस हो सकता है। तो उस छोटे से छोटी इकाई का बिजनेस, छोटी से छोटी इकाई, इन सारी के सारी इकाइयों का जो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इन सारी के सारी इकाइयों के द्वारा किया गया बिजनेस उस इंडस्ट्री का किया हुआ बिजनेस माना जाता है, और सारी की सारी इंडस्ट्री के द्वारा किया गया बिजनेस उस इकोनॉमी का किया गया बिजनेस कह लीजिएगा, या उस इकोनॉमी का किया गया कारोबार कह लीजिएगा, या उस इकोनॉमी का डेवलपमेंट कह लीजिएगा।
जो भी आप कहना चाहें, चाहे बिजनेस कहें, कारोबार कहें, या फिर उस इकोनॉमी का डेवलपमेंट कह लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, कंप्लीट इंडस्ट्री, जो कि एकदम फाइनल प्रोडक्ट तैयार करती हैं। इसके अलावा कि जो सब इंडस्ट्री अर्थात सहायक इंडस्ट्री या हेल्पिंग इंडस्ट्री, जो कि मेन पार्ट को बनाने में हेल्प करती, फिर माइनर इंडस्ट्री, इसके अलावा सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री में पैकिंग इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, एजुकेशनल इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री, जो कि कहने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसी हैं इंडस्ट्री हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करने वाली मेन इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कुछ ऐसी हैं जो कि सेल्स में हेल्प करती हैं, जैसे कि पैकिंग इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ये सेल्स में हेल्प करती हैं। फिर कंजप्शन में हेल्प करने वाली इंडस्ट्री, कंजप्शन में हेल्प करने वाली, प्रोडक्शन में अर्थात है कुछ तो ऐसी हैं जो वर्कर को तैयार करती हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंडस्ट्री, ट्रेनिंग इंडस्ट्री, ये वर्कर को तैयार करती है एक इंडस्ट्री के लिए, एक यूनिट्स के लिए, एक बिजनेस के लिए, अर्थात बिजनेस के लिए वर्कर को तैयार करती हैं, प्रोडक्शन के लिए वर्कर को तैयार करती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बिजनेस के लिए तैयार करती हैं, और साथ ही साथ मैनेजमेंट के लिए भी तैयार करती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट स्वाभाविक बात है कि सारे के सारे साधनों, संसाधनों, उपसंसाधनों के बीच में तालमेल बिठाते हुए, इनकी योग्यता और क्षमताओं का लाभ उठाते हुए एक बेहतर प्रोडक्शन करना, या लो कास्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, उच्चतम क्वालिटी का प्रोडक्शन करना, तो ये कला या कुशलता ये मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। और ये मैनेजमेंट कई लेवल पर भी हो सकता है, प्रोडक्शन का मैनेजमेंट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैनेजमेंट हो सकता है, सेल्स का भी मैनेजमेंट हो सकता है, मैनेजमेंट है, अरेंजमेंट है, डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। ये सब हेल्पिंग स्किल्स हैं जो कि प्रोडक्शन को हेल्प करती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को हेल्प करती हैं, सेल्स को हेल्प करती हैं, कंजप्शन को हेल्प करती हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब यूनिट्स ग्रो करती हैं, यूनिट्स के डेवलपमेंट के द्वारा कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है, किसी इंडस्ट्री के ग्रो करने से, तरक्की करने से, उन्नति करने से, विकास करने से वो इकोनॉमी ग्रो करती है, और इकोनॉमी के ग्रो करने से, उन्नति करने से उस देश या वह देश तरक्की करता है। साथ ही साथ यदि एक इकोनॉमी ग्रो कर रही, एक प्रकार की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो नेशनल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो उसका प्रभाव इंटरनेशनल इकोनॉमी पर भी पड़ता है, उसका प्रभाव स्टेट इकोनॉमी पर भी पड़ता है। स्टेट इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसका प्रभाव नेशनल पर भी पड़ता है और इंटरनेशनल पर भी पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जब आपको ये चीज़ मालूम हो गई है, कि आखिरकार इकोनॉमी, फिर इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल आ गया, मेन इंडस्ट्री आ गई, सब इंडस्ट्री आ गई, माइनर इंडस्ट्री आ गई, तथा सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री आ गई। अब आपने कौन सा चुनाव हुआ है? अब जब आप एक व्यक्ति हैं, जब आप एक उद्यमी के रूप में आना चाहते हैं, तो उद्यमी के रूप में आने के लिए स्वाभाविक बात है कोई न कोई बिजनेस का आपको माध्यम बनाना पड़ेगा, किसी न किसी बिजनेस को आपको माध्यम बनाना पड़ेगा, अर्थात किसी न किसी यूनिट को आपको माध्यम बनाना पड़ेगा। अब एक बात यहाँ पर भी और भी आती है कि जैसे कि ज़मीन होती है, ठीक है, ज़मीन होती है, तो ज़मीन
रहने के काम आती है, ज़मीन रहने के काम आती है। अब लेकिन जब बिजनेस की हम बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो पहले तो एक ही प्लेटफॉर्म था, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म था। ज़मीन पर ही सारे के सारे बिजनेस होते थे, ज़मीन पर ही सारे के सारे बिजनेस होते थे। लेकिन अब आधुनिक समय में दो प्रकार के प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर ज़मीन पर कोई भी दुकान है, कंपनी है, प्रोडक्ट है या सर्विस है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप का जो कारोबार है वो ऑनलाइन के द्वारा हो रहा है, ऑनलाइन के द्वारा हो रहा है, अर्थात इसका प्रोडक्शन या स्टोरेज कहीं पर है, लेकिन जो सेल्स है वो ऑनलाइन हो रही है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जब दो प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं, दो प्रकार का बेस उपलब्ध है। पहले बिजनेस के लिए सिर्फ एक ही बेस उपलब्ध होता था, ऑफलाइन। अब बिजनेस के लिए दो प्रकार का बेस उपलब्ध है, ऑनलाइन बेस उपलब्ध है, ऑफलाइन बेस उपलब्ध है। जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेस उपलब्ध हैं तो सबसे पहले तो आपको ये चुनाव करना होता है कि आप कौन सा बेस सेलेक्ट कर रहे हैं। जब आप एक उद्यमी के रूप में आना चाहते हैं या उद्यमी के रूप में ट्रायल करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो दो में से एक को आपको सेलेक्ट करना है। दो में से एक को सेलेक्ट करना है, या पहले आप किसको सेलेक्ट करते हैं। यदि आप दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन को सेलेक्ट कर रहे हैं या ऑफलाइन को सेलेक्ट कर रहे हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, दोनों के अपने अपने नफ़ा नुकसान होते हैं, दोनों की अपनी अपनी सुविधाएं और कठिनाइयाँ होती हैं। इस आधार पर आप सेलेक्ट सबसे पहले किसको कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कर रहे हैं। ये आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी योग्यता और क्षमता, टैलेंट, स्किल, एक्सपीरियंस, इसके आधार पर भी ऐसा हो सकता है। जब आपने ये चीज़ सेलेक्ट कर ली तो अब आपको सेलेक्ट ये करना होता है कि आप रॉ मटेरियल में आएंगे। आप रॉ मटेरियल में आएंगे, अर्थात आप रॉ मटेरियल करेंगे, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करेंगे, या फिर आप कोई मेन प्रोडक्ट बनाएंगे, या आप कहने का अर्थ है कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में जाएंगे, या आप मेन इंडस्ट्री में जाएंगे, या सब इंडस्ट्री में जाएंगे, या आप माइनर इंडस्ट्री में जाएंगे, या फिर कंप्लीमेंट इंडस्ट्री में जाएंगे, ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, एजुकेशनल में जाएंगे, पैकिंग में जाएंगे, एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, किस में जाएंगे, या फिर एक और इंडस्ट्री होती है जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री कह सकते हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है? सर्विस इंडस्ट्री अर्थात सेवा अर्थात बिजनेस में तमाम सारे ऐसे कार्य होते हैं, जो कार्य दो प्रकार से करवाए जाते हैं। एक तो जब हम परमानेंट वर्कर रखते हैं तो उनसे हम कार्य करवाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जब हमें थोड़े समय के लिए कोई कार्य करवाने की आवश्यकता होती है, और हम परमानेंट वर्कर नहीं रख सकते हैं, हम मासिक, साप्ताहिक या वार्षिक रूप में हम वर्कर नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे कार्यों के लिए एक दूसरी इंडस्ट्री बनती है जिसको सर्विस इंडस्ट्री कह सकते हैं। इसमें लोग अपनी सर्विस को देते हैं, जो व्यक्तिगत रूप में भी सर्विस देते हैं, कंपनी, फर्म, दुकान के रूप में अपनी सर्विसेज को देते हैं। अर्थात इनकी सर्विस का अर्थ होता है कि जितना आप इनकी सर्विस को आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपको पेमेंट करना होगा। अर्थात सर्विस के इस्तेमाल के आधार पर आप इनको पेमेंट करते हैं, चाहे आप व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट कुछ भी हो। दूसरे लेवल पर होते हैं जब आप ऐसे लोगों को साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक रूप में रखते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करें या ना करें, आपको ये पेमेंट करना ही करना है इनका। लेकिन यहाँ पर जो ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इनकी सर्विस
के इस्तेमाल के बदले में आप इनका पेमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से सर्विस इंडस्ट्री होती है। सर्विस इंडस्ट्री होती है तो अर्थात इस प्रकार की सर्विस को बिजनेस में यूज़ करने के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, और परमानेंट तौर पर ऐसे सर्विस सप्लायर को इन्वॉल्व करने के भी अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। कुल मिलाकर के ये सर्विस इंडस्ट्री भी अपने आप में पनपी है, विकसित हुई है। इसलिए विकसित हुई है क्योंकि इसमें भी तमाम प्रकार की क्वालिटी, तमाम प्रकार की लेवल आज उपलब्ध है। अर्थात इस इंडस्ट्री ने भी काफ़ी तरक्की की है, और इस इंडस्ट्री की हेल्प से अन इंडस्ट्री भी काफ़ी तरक्की की है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अब आप पूरक इंडस्ट्री में जाना है या आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाना है। सर्विस इंडस्ट्री में जाना है कहने का अर्थ यह बनता है कि अब यहाँ पर आपको एक अपने बिजनेस एड्रेस की कल्पना करनी है। यहाँ पर आपको अपने एक बिजनेस एड्रेस की कल्पना करनी है। आपको अपना एक बिजनेस एड्रेस डिफाइंड करना है, जिसके आधार पर अन्य बिजनेस आपकी वैल्यू को डिफाइंड कर सकें, आपके कार्य को डिफाइंड कर सकते हैं, आपके इम्पोर्टेंस को डिफाइंड कर सकें। इसलिए अब ज़रूरत पड़ती है कॉमर्शियल एड्रेस की। कॉमर्शियल एड्रेस की अर्थात आपने प्लेटफॉर्म कौन सा डिसाइड किया है, आपने इंडस्ट्री कौन सी डिसाइड की है, आपने इंडस्ट्री कौन सी डिसाइड की है, साथ ही साथ आपने जो यूनिट है, यूनिट का कौन सा रूप आपने स्वीकार किया है। कंपनी, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, साझेदारी संस्था, फैमिली बिजनेस, या दुकान, या फर्म, या पर्सनल बिजनेस के रूप में। अर्थात किस प्रकार की यूनिट को आपने डिफाइन किया है, किस प्रकार की यूनिट को आपने डिफाइन किया है, और यह यूनिट क्या करेगी। रॉ मटेरियल तैयार करेगी, या फिर मेन मटेरियल तैयार करेगी, या फिर हेल्पिंग मटेरियल तैयार करेगी, या माइनर मटेरियल तैयार करेगी, या फिर कंप्लीमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगी, या फिर कोई अदर सर्विस को प्रोवाइड करेगी। क्या आखिरकार करेगी, ये है डिफाइन करना होता है। ये डिफाइन करना होता है, साथ ही साथ ये भी डिफाइन करना होता है, या भी डिफाइन करना होता है कि यह मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी, या डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी, या सेल्स में जाएगी, साथ ही साथ ये भी कि यह बिजनेस टू बिजनेस अपना कारोबार करेगी, या फिर बिजनेस टू कस्टमर अपना कारोबार करेगी। बिजनेस टू बिजनेस कारोबार करेगी, या फिर बिजनेस टू कस्टमर कारोबार करेगी। इन चीज़ों को डिफाइन करना होता है, और इन्हीं चीज़ों के आधार पर आपको एक कल्पना करनी होती है। आपको अपना एक कॉमर्शियल एड्रेस सेट करना होता है। कॉमर्शियल एड्रेस सेट करने के साथ ही साथ आपको अपना एक कॉमर्शियल मूवमेंट भी सेट करना होता है। जब आपने एक कॉमर्शियल एड्रेस सेट कर लिया कि हमको इस इंडस्ट्री में जाना है, इस लेवल पर जाना है, और ये हमको बनाना है, या ये हमको करना है, तो जब आपके अंदर एक कॉमर्शियल एड्रेस जब सेट होता है, तो कॉमर्शियल एड्रेस सेट होने के बाद में उस पर बिल्डिंग खड़ा करना, चाहे आप यूनिट्स की हो बिल्डिंग या बिजनेस की बिल्डिंग हो, उसको खड़ा करना, उसको नक्शा बनाना, और नक्शा बना करके उसको खड़ा करना आसान होता है। कहने का अर्थ है कि आपके कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्लियर कर लेने चाहिए। इंडस्ट्री या मार्केट या इकोनॉमी में कदम रखने के पहले आपको अपने कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट, कॉमर्शियल टारगेट, अर्थात धुंधलापन जो कुछ भी है उसको एकदम साफ कर लेना चाहिए। इकोनॉमी में आने से पहले, इंडस्ट्री या मार्केट में कदम रखने से पहले, या उद्यमी के रूप में कदम रखने से पहले, और जितना आप क्लियर कर लेंगे, जितना आप अपना कॉमर्शियल एड्रेस क्लियर कर लेंगे, जितना आप अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को क्लियर कर लेंगे, उतना ही आपके लिए आगे बढ़ना, या उतना ही आपके द्वारा अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को आगे बढ़ाना आसान पड़ता है, सुविधाजनक पड़ता है। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि आप इन चीज़ों को
पहले डिफाइन कर लें, या फिर यदि ट्रायल में है तो धीरे धीरे इनको आप डिफाइन करते हुए चलिए। इस प्रकार से ये हम यहाँ पर इस भाग में ये कहना चाहेंगे, कुछ हमने आपको अन्य जानकारियाँ देने का प्रयास किया है, और वो जानकारियाँ जो कि कदाचित आपके लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं, या इनको रिपीट करना भी ज़रूरी है। जब ये चीज़ें आपके अंदर क्लियर हो जाएंगे, जब इन चीज़ों को आप क्लियर कर लेंगे, तब बात आती है कि बिजनेस एक्टिविटी के, अर्थात जब एक यूनिट का एड्रेस क्लियर हो गया तो फिर मार्केट अर्थात कॉमर्शियल सोसाइटी क्लियर होती है। जब कॉमर्शियल सोसाइटी क्लियर हो जाएगी तो सोसाइटी में जो कॉमर्शियल यूनिट्स हैं उनकी पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी। अर्थात जब आपका एड्रेस डिफाइन होगा, जब आप अपना एड्रेस डिफाइन कर सकेंगे तो दूसरे के भी एड्रेस को आप पहचानने में सक्षम होंगे, दूसरे के भी कॉमर्शियल वैल्यू को भी आप पहचानने में सक्षम होंगे, दूसरे के भी एक कॉमर्शियल लाइफ को भी आप पहचानने में सक्षम होंगे। उसके अनुसार आप संबंधों को प्राथमिकता सेट करने में आपको आसानी रहेगी, संबंधों को प्राथमिकता के आधार पर उन पर इन्वेस्टमेंट सेट करने में आपको आसानी रहेगी, संबंधों पर इन्वेस्टमेंट सेट करने में आपको आसानी रहेगी। और जब संबंधों को सेट करने में आसानी रहेगी तो आपको अपनी एक्टिविटी, अपनी कॉमर्शियल प्रैक्टिस को भी करने में आसानी रहेगी। साथ ही साथ कौन सी सर्विस आपके लिए अच्छी है या कौन सी सर्विस आप दे सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, कुल मिलाकर के जो व्यावसायिक एक्टिविटीज़ हैं इनकी प्रोग्रामिंग करने में आपको आसान रहेगा। बल्कि कहना ये चाहिएगा कि इन सभी चीज़ों के लिए जो आपको स्ट्रगल कास्ट है वो आपको कम करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस भाग में हमने कुछ बातें की हैं जो बिजनेस से संबंधित हैं, इकोनॉमी से संबंधित हैं, कॉमर्शियल एड्रेस से संबंधित हैं। हम फिर मिलेंगे अन्य कुछ बातों के साथ, तब तक नमस्कार।